Assalamu alaikum. Dear students, this is your class for Thursday, 28th uh, January, and we are just at the end of this course right now, but few topics are remaining that we have to just cover. So for that, I have just scanned today two chapters, not complete, only the pages where I just want to have some discussion. So this is going to be a very conceptual class uh, in which you will be learning few concepts and maybe they are just new to you और हो सकता है कि अब ये चीज़ें आपको पहले से आती हों because these measurement and instrumentation measurement तो सारी की सारी electronics है. If you just go into the measurement instruments तो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की बातें होती हैं इसके अंदर और हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स में आपने इन सारी चीज़ों को या बेसिक सर्किट की के कोर्सेज में आपने इसको डील किया हुआ हो. So you are always welcome to say something if there is any query. Just let me check. The recording has started and you are getting the screens. All right. And if you don't have anything, if you don't have a mic working with you, you just can send me a message on your WhatsApp group. I will be looking an eye on the WhatsApp group. अच्छा कोई आ जाए एडमिट होने के लिए मैं ना नोटिस करूं तो मुझे बता दीजिएगा. बीच में बता दीजिएगा मुझे. अच्छा अभी हम व्हीटस्टोन ब्रिज कर चुके हैं. व्हीटस्टोन ब्रिज वाज अ डीसी ब्रिज. DC bridge means it was working with DC. I just show you. Here you see. Okay. Here you see that this is AC. So these are AC bridges. AC bridges, why? Because in this type of bridges, we use them for measuring or finding out the value of a capacitor or an inductor. With DC, you can only find unknown resistance with the help of this Wheatstone bridge. This is kind of just a Wheatstone bridge, बस Wheatstone bridge की थोड़ी सी एक modified form है where there are impedances instead of the simple resistances. One thing. The second thing is that this is with AC power supply because inductors और capacitors डीसी पे नहीं फाइंड आउट किए जा सकते. हमें यहाँ पे एक एसी पावर सप्लाई चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है कोई पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ द अननोन कैपेसिटेंसेस और इंडक्टेंसेस. जो भी उसकी रेंज हो उसके हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करना पड़ेगा. बट डेफिनेटली ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगी और ये एसी सिग्नल होगा. अच्छा सो गोइंग बैक, there are number of different configurations of these AC bridges. तो हम उसके कुछ चीज़ें करेंगे, उसकी डेरिवेशन भी करेंगे और बाकी जो है वो आप लोग अपने पार्ट पे इसके नाम देख लीजिएगा. किताब में मैंने सिर्फ वो वाले पेजेस स्कैन किए हैं. अगर आप में से कोई ऐसा हो जैसे पहले किया था किसी ने, वेरी गुड एफर्ट, पूरे चैप्टर स्कैन कर दिए थे. दैट विल बिकम जस्ट अ वेरी मीन्स गुड इनिशिएटिव फ्रॉम समवन के वो सारे चैप्टर कर दे तो ज़रा एक रिकॉर्ड अच्छा रह जाता है. और मैं आई विल ऑल्सो लाइक टू हैव दीज चैप्टर्स ऑन एट माई एक्सेस कि वो मुझे ज़रा आसानी हो जाएगी. एनीवे मैंने तो वो पेजेस किए हैं जो मुझे ज़रूरत थी. एनीवे एसी ब्रिज थ्योरी तो वो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज की है, VZ1 एंड इज इक्वल टू VZ2. वेयर इज VZ1? यहाँ पे जब आप इस ब्रिज को बैलेंस कर लेंगे तो इसका वोल्टेजेस यहाँ पर और इसका वोल्टेज यहाँ पे बराबर होगा. जब इसका बराबर होगा तो इसका और इसका भी बराबर होगा वोल्टेज. Z1 और Z3 बराबर होना जरूरी नहीं है बिकॉज इट इज जस्ट काइंड ऑफ वोल्टेज डिवाइडर. और वोल्टेज डिवाइडर के अंदर इम्पिडेंसेस इस्तेमाल हो रही है, सिंपल रेजिस्टेंसेस इस्तेमाल नहीं हो रही. तो इसका मतलब है कि हमें इम्पिडेंसेस लेनी पड़ेगी, रेजिस्टेंस से बात नहीं बनेगी. तो ये जो Z1 है, इट कैन बी एनीथिंग, अ रेजिस्टर सिंपल, इट कैन बी अ कैपेसिटर, it can be a inductor, or it can be the combination of capacitor and inductance, and it can be also a series combination or it can be a parallel combination. That just depends on the configuration, a particular type of a bridge. तो अभी हम
इसकी बैलेंसिंग की बात कर लेते हैं पहले तो। अगर ये बैलेंस हुआ तो ये चीज वैलिड होगी, VZ1 इज इक्वल टू VZ2, और ये उस वक्त होगी जब, और VZ3 इज इक्वल टू VZ4, VZ3 is equal to VZ4. Where is VZ3? This is VZ3 and this is VZ4. The voltage on this point A and point B will be equal. तो जब ये इक्वल होंगे तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप और इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप बराबर होगा। ये आप लोग बात समझ रहे हैं। लेकिन बैलेंस किसको कहते हैं? देखें, यहां पर जो सप्लाई इस्तेमाल हो रही है ना, वो AC इस्तेमाल हो रही है। तो यहां पर हमें बैलेंस करने के लिए दो चीजें बैलेंस करनी पड़ेंगी। एक इसका एक इसका फेज एम्पलीट्यूड बैलेंस करना पड़ेगा। AC है ना, तो सिग्नल दोनों वोल्टेज दोनों साइड पे क्या वोल्टेजेस होंगे? ये वोल्टेजेस हो सकते हैं दोनों साइड पे, VZ3 and VZ4. I just show you where is VZ3 and where is VZ4. VZ3 and VZ4. This is VZ3 and this is VZ4. That means the voltage at point A and voltage at point B. अच्छा इसको बैलेंस करना है हमें। तो एक तो ऑप्शन ये हो सकता है कि द एम्पलीट्यूड्स आर सेम बट द फेजेस आर नॉट डिफरेंट, द फेजेस आर नॉट सेम। तो इसके अंदर भी हम कहेंगे कि दिस ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड। इन द सेम वे, एट वन पॉइंट द एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट, द अदर पॉइंट द एम्पलीट्यूड इज लेसर। इधर एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इधर थोड़ा सा कम है। तो अगेन दिस ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड। ये तो बात में समझ में आती है। The only condition for balancing is that you must have the phase same and also the amplitude. यहाँ पे phase different था, amplitude same था। तो अगर यहाँ पर इस वाली पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट्स पे अगर AC सिग्नल आ रहे हैं, तो इसका डिफरेंशियल वोल्टेज ऑन दिस D डिवाइस, why we have just said D, I will just explain it later. बट अगर यहाँ पे हमें नल वोल्टेज चाहिए, नल मीन्स नो डिफ्लेक्शन, D फॉर डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, no deflection, here no deflection. So यहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा वो भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो ये कंफर्म है कि इट विल हैव AC वोल्टेज हेयर एंड AC वोल्टेज हेयर। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड भी सेम हो और फेज भी सेम हो। अगर एम्पलीट्यूड और फेज सेम नहीं होगा तो वोल्टेज डिफरेंस सेम नहीं होगा और इसके ऊपर कोई ना कोई डिफ्लेक्शन आ रही होगी। एक बात हो गई, बात कंफर्म। दूसरी बात ये कि आई जस्ट डोंट वांट टू एम्फसाइज अ थिंग जो कि सिंपल हो उसको बहुत ज़्यादा, बट अगेन आई एम जस्ट इन ओपन लूप मोड। तो अगर यहाँ पे कोई आप चैट नहीं मुझे कह दिया करे ना कि बात समझ में आ गई, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा इससे। सही है। सो बात समझ में एक को भी आ जाएगी तो इंशाल्लाह दूसरों को भी आ गई होगी। तो मैं थोड़ा सा एम्फसाइज ज़्यादा करता हूँ इसलिए कि ओपन लूप मोड में है, चल रहा है निज़ाम। अच्छा, तो अच्छा, डिफ्लेक्शन के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? अ सिंपल गैल्वेनोमीटर जस्ट कैन नॉट वर्क। द रीजन बीइंग why it cannot work, it just cannot work because हमें यहाँ पे कोई AC मेजरिंग डिवाइस चाहिए। तो वो AC मेजरिंग डिवाइस क्या हो सकती है? AC मेजरिंग डिवाइस यहाँ पर उन्होंने लिखा था कि क्या हो सकती है, कहीं लिखा था, ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैं बता देता हूँ कि AC मेजरिंग डिवाइस क्या हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ था लेकिन छोड़े, वो कहाँ पे लिखा हुआ था, इसी टेक्स्ट में कहीं लिखा हुआ था। इट कैन बी अ AC लो वोल्टेज मीटर, AC मीटर। अच्छा, इट कैन बी एन ऑसिलोस्कोप जो आपको डिफरेंशियल वोल्टेज दिखाए और आप इसको मिनिमाइज करते जाएं। अच्छा, इट कैन बी ऑल्सो हेडफोन। हेडफोन क्या करता है? हेडफोन आपके कोई भी AC सिग्नल हो तो उसको एक हमिंग साउंड है, वो हेडफोन कैन जस्ट पिक इट वेरी वेल। So if you are just balancing this bridge with the using of headphone, you will put your earplugs in your ears, and then you will just keep listening the humming sound until that humming sound is just disappears. That means the phase and the amplitude have become same on these 2 points. अच्छा, ये बात हो गई। तो तीन चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं यहाँ पे। एक बात तो ये कि AC मेजरिंग होनी चाहिए, तो ऑसिलोस्कोप इस्तेमाल हो सकता है, लो वोल्टेज AC मीटर हो सकता है, और
हेडफोन हो सकता है, आमतौर पे यहाँ पे हेडफोन इस तरीके से इस्तेमाल हो जाता है और करते हैं हम। अच्छा, अब ये क्योंकि हमने तो सिर्फ ये इसको कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है कि व्हाट इज एसी ब्रिज, तो हम कोई प्रैक्टिकली तो कर नहीं रहे, तो इट कैन बी एनीथिंग, वी जस्ट वांटेड टू मेंशन कि इट शुड बी एसी और लो वोल्टेज डिटेक्शन सिस्टम। अच्छा, बैलेंस प्रोसीजर क्या करेंगे? बिकॉज दिस ब्रिज विल इन्वॉल्व फेज एंड द एम्पलीट्यूड, तो देयर जस्ट कांट बी वन वेरिएबल डिवाइस हेयर। वन वेरिएबल से काम नहीं चलेगा, दो वेरिएबल होने चाहिए। अगर एक वेरिएबल से अगर हम करेंगे तो वी विल नॉट हैव एनी मेथड और मैकेनिज्म टू बैलेंस बोथ द थिंग्स। अगर एम्पलीट्यूड बैलेंस हो गया तो फेज नहीं बैलेंस करेंगे, अगर फेज बैलेंस हो गया तो एम्पलीट्यूड आउट हो जाएगा। तो वी शुड हैव टू वेरिएबल्स हियर। तो ये दो वेरिएबल्स दिखाए मैं यहाँ पर ऑलवेज। अच्छा, एसी ब्रिज सेंसिटिविटी सही है, इसको हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अ सिंपल कैपेसिटेंस ब्रिज, let me let this person come inside. So I just welcome you again for all those who have just joined. तो यहाँ पे दिस इज अ सिंपल काइंड ऑफ कैपेसिटेंस ब्रिज, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये वाला कैपेसिटेंस ब्रिज है जिसके अंदर हम दो कैपेसिटेंसेस को यहाँ पे ऊपर Z1 और Z2 की जगह पे लगाते हैं और एक दो रेजिस्टर लगा देते हैं, और इसको हम कहते हैं ये कैपेसिटेंस ब्रिज है। और दोनों कैपेसिटर जो है वो रेजिस्टर, ये है हमारे पास वेरिएबल। अच्छा, अगेन मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे पीछे से जाना चाहता हूँ, कोई चीज़ मिस करके आ गया हूँ मैं। तो मैं आपको बता दूं कि द रिलेशनशिप दैट वी विल बी जस्ट हैविंग वो क्या है कि ये वाला देखें, VZ1 इज इक्वल टू VZ2 और VZ3 इज इक्वल टू VZ4। तो VZ1 इज इक्वल टू I1Z1 और VZ2 इज इक्वल टू IZ2। यहाँ से I1 गुजर रहा है, यहाँ से I2 गुजर रहा है। इसी तरीके से यहाँ से I1 गुजर रहा है, यहाँ पे I2 गुजर रहा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्यों नहीं जा रहा? Because we are just using this balance in we are just discussing this voltage is equal only if the bridge is balanced। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई करंट नहीं गुजर रहा होगा, क्योंकि कोई डिफरेंशियल वोल्टेज नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं गुजर रहा होगा। अच्छा, डिवाइडिंग दिस वन इक्वेशन विथ सेकंड इक्वेशन, तो ये वाली ये कंडीशन हो गई। आई नहीं, ये वाली इक्वेशन IZ1 अपॉन IZ3 यहाँ पे, और इसी तरीके से यहाँ पे IZ2 अपॉन IZ4। तो यहाँ पे ये वाला आ गया, और इसकी मदद से हमारे पास ये Z1 इंटू Z4 एंड Z2 इंटू Z3। तो ये वाली आप याद रखिएगा, Z1 इंटू Z4 और Z2 इंटू Z3 है, हम इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे यहाँ पे कैपेसिटेंस ब्रिज में। तो ये वाली रिलेशनशिप है Z1 इंटू Z1 Z4 एंड Z2 इज इक्वल टू Z3। तो अब मैं यहाँ पर आपको ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, बट आई जस्ट वांट टू टेक यू टू माय ओन हैंड राइटिंग, और ये पेज नंबर 4 पे हम वापस आ जाएंगे फॉर डूइंग द discussion again, continuing the discussion from the same point where we are just doing। तो AC ब्रिज सिंपल कैपेसिटेंस ब्रिज है, यही वही वाला ब्रिज मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है, यहाँ से लेके चले। सो व्हाट इज अवर Z1? Z1 is a capacitance। So what is going to be the capacitance of a pure capacitor? Pure capacitor means ideal capacitor, pure capacitance, no resistance at all, no leakage। So ये that is given by minus j XC, and XC is 1 upon omega C1। C1 is for this C1। अच्छा, multiply by Z4। Z4 is just a simple resistor R4, so multiply हो गया। यहाँ पे Z3 is again R3, so this comes I3 and it's a capacitor Z2। So instead of in place of Z2, there is a capacitor which is just unknown। So we will be finding out the value of this capacitor in terms of the three known values C1, R3 and R4। अच्छा, तो ये दोनों बराबर क्यों कर दिया है कि ये वोल्टेज और ये वोल्टेज बराबर होगा? तो ये हमने ये ऊपर के रिलेशनशिप की वजह से इस वाली रिलेशनशिप से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बराबर कर दिया, और क्या हुआ कि सिंपली जो है this j and j and omega cancels out from both sides of the equation, and this equation just remains becomes R4 upon C1 and R3 upon CX। तो इसकी मदद से हमारे पास CX आ गया, and that is only when the amplitude and the phase are both balanced, इक्वल हो गए। तो फिर अगला जो ब्रिज है वो है सीरीज रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, वेयर वी हैव जस्ट इंट्रोड्यूस्ड वन मोर रेजिस्टेंस
in series with the capacitances. And again, there will be a deflection device to detect the deflection, and there will be an AC excitation for this bridge, AC excitation. तो इसको अप्लाई करने के लिए we just applied this Z1 into Z4 and Z2 into Z3. So in this case, what is our Z1? Z1 is this. And what is our Z4? Z4 is R4. So Z4 की जगह पे R4 मल्टीप्लाई कर दिया और Z1 की जगह पे क्या है, एक रेजिस्टेंस R1 इन सीरीज विद द कैपेसिटेंस. एंड दिस इज अ प्योर कैपेसिटेंस की कोई सीरीज रेजिस्टेंस हम नहीं कंसीडर करेंगे, इसकी लीकेज रेजिस्टेंस हम कंसीडर नहीं करेंगे. तो इसकी इंपीडेंस कितनी होगी, इसकी इंपीडेंस होगी XC JXC माइनस JXC. तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस JXC, वेयर XC इज 1 अपॉन ओमेगा C1 and omega is constant, a single value of this at which the AC is operating. यहाँ पे जो AC सप्लाई है उसकी ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, और इस ओमेगा फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीपल वेरिएबल बना सकते हैं. नॉर्मली होता ही है, वी डू हैव द ऑप्शन ऑफ दिस ओमेगा फ्रीक्वेंसी चेंजिंग. मीटर्स के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं आमतौर पे, इस ओमेगा को चेंज करने का बटन होता है जिससे हम ओमेगा चेंज कर देते हैं, 10 किलोहर्ट्ज और 100 किलोहर्ट्ज मे बी, और इट कैन बी एनीथिंग. मैंने जो मीटर्स देखे हैं उसके अंदर यही शायद ऑप्शन थे, 1K या 10K हर्ट्ज या फिर 10K या 100 हर्ट्ज, 100K हर्ट्ज. सो यहाँ पर भी हमने इसको अप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लीकेशन कर दी, इक्वेटिंग टू टर्म्स, इक्वेटिंग रियल टर्म्स, बिकॉज दिस इज अ क्वांटिटी विच इन्वॉल्व्स अ रियल नंबर एंड द इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये. तो देयर इज अ रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट. तो हमने इसको सेपरेट आउट कर लिया दोनों को, और रियल पार्ट क्या बनेगा यहाँ पर R1 इंटू R4, और यहाँ पे क्या रियल पार्ट बनेगा R3 इंटू R4. तो ये जो मल्टीप्लाई होगा ये तो हो जाएगा J के साथ, और ये जो R3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये भी इसके साथ J के साथ. तो रियल पार्ट को हमने इक्वेट कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को भी इक्वेट कर दिया, ये R4 इंटू J और R3 इंटू J. तो यहाँ से इक्वेट कर दिया, एम्प्लाइज दैट. तो ये J और ओमेगा कैंसिल आउट हो गया और ये बन गया हमारे पास सिंपल रिलेशनशिप. फिर आगे चलते हैं हम, एक हमने और ब्रिजेस को स्किप किया है किताब में से, वो हो सकता है कि मैं आपको दे दूं एज ए डेरिवेशन फॉर योर एग्जाम, वेयर यू विल हैव टू जस्ट ड्राइव देन एक्सप्रेशन फ्रॉम दैट गिवन ब्रिज. अच्छा, इंडक्शन ब्रिज मतलब ये है कि इंडक्शन, अननोन इंडक्शन हैज टू बी फाउंड. तो इंडक्शन कंपैरिजन ब्रिज है ये, जिस तरीके से वो कैपेसिटेंस कंपैरिजन ब्रिज था, फर्स्ट ब्रिज वी जस्ट डेल्ट विद. सो यहाँ पे हमें जो है हमें इंडक्शन मालूम करनी है. तो द बेसिक फार्मूला रिमेन्स जस्ट सेम. वी विल फर्स्ट बैलेंस द ब्रिज एंड इक्वेट द नोन्स, द वोल्टेजेस ऑन बोथ द साइड्स, and we will try to find out the value of this unknown LS in terms of three known values, that is these known values. और ये known values चार हैं, मतलब तीन नहीं है, क्योंकि ये L जो है इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टर भी है. सही है. तो just to give you an idea कि how this inductance is we are dealing with this inductance. तो ये Z1 into Z4, तो Z4 is just R4, so I just multiply this R4 here, और इस का सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो R1 plus J omega L1, the inductance of the impedance of the inductor is given by plus J omega L1. इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने Z2 और Z3 कर दिया और दोनों को इक्वेट कर दिया, और हमारे पास ये एक आ गई, R3 को यहाँ पे लिया है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, R4 को यहाँ पे नीचे लेके आ जाए आगे. अब हमारी मदद से इक्वेटिंग द रियल पार्ट, जिसमें रियल पार्ट एक ही आना है, एक पार्ट R1 अपॉन R3 होगा और दूसरा इमेजिनरी पार्ट होगा J ओमेगा L1 डिवाइड बाई R3. इस तरीके से दोनों के न्यूमरेटर के नीचे, दोनों टर्म्स के नीचे R4 लिख लेंगे. तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाला सिर्फ इतना R3 this RS which is unknown डिवाइड बाई R4. तो ये यहाँ पे यही कुछ किया हुआ है, इससे अननोन आ गया हमारे पास RS. और दूसरी साइड पे क्या करेंगे, इक्वेटिंग इमेजिनरी टर्म्स. तो इमेजिनरी टर्म्स इसकी यहाँ से निकाल देंगे JJ वाली, तो ये दोनों को इक्वेट कर दिया
और इसकी मदद से हमारे पास इंडक्टर भी आ जाए, इंडक्टेंस भी आ जाएगी। एक और ब्रिज है, दैट इज कॉल्ड मैक्सवेल ब्रिज। अच्छा, आप जरा थोड़ा सा सुकून में रहिएगा, आप लोग डोंट गेट वेरी वेरी टेंस कि क्या हो रहा है, एक एक के बाद दूसरा आता जा रहा है और हम समझ तो आ नहीं रहा। दिस मैक्सवेल ब्रिज इज गोइंग टू बी द लास्ट वन। इसके बाद हम अगली टॉपिक्स में जाएंगे एंड वी विल हैव अ नाइस डिस्कशन अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, और वो अच्छी डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। सही है, तो एनीवन आउट देयर, देयर आर बंच ऑफ पीपल, 13 पीपल, अ गुड नंबर। तो कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? कुछ पूछ लें, एग्जाम के बारे में ही पूछ लें, कोई आवाज आ जाए। देखिए, एग्जाम के बारे में आप पूछे नहीं तो कोई बात नहीं, ना पूछें, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इट विल हैव अ मल्टीपल क्वेश्चंस, इट विल हैव अ शॉर्ट आंसर, एंड डेफिनेटली इट विल हैव सम न्यूमेरिकल्स, और इट विल हैव द द द डेरिवेशन, अगर कोई है तो मेरे पास ऐसी, जो मैं आपको न्यूमेरिकल की जगह पे डेरिवेशन दे दूं, जो हमने इस तरह के मैक्सवेल ब्रिज के टाइप का कोई और ब्रिज पकड़ के, क्योंकि किताब में तो बहुत सारे ब्रिजेस हैं और मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि इसमें करना क्या है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को इक्वेट करके वैल्यूज निकालनी है, और ये वाली हमें मैक्सवेल ब्रिज के अंदर ये वाली रिलेशनशिप अप्लाई करनी है। तो इफ देयर इज एनी ब्रिज एंड यू नो हाउ टू डील विथ दिस दिस रिलेशनशिप, कैसे मल्टीप्लाई करके, कैसे सिंप्लीफिकेशन करके लाना है, और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके दोनों वैल्यूज निकाल देनी है, तो आप यू कैन डू एनीथिंग। बस थोड़ी सी ये है कि समटाइम्स अ रॉन्ग स्टेप in a start will make this thing so complicated कि वो सेपरेट आउट नहीं हो सकेंगे इमेजिनरी और रियल पार्ट्स। ये देखें, यही हुआ है मेरे साथ यहाँ पर। आई जस्ट वेंट इन द रॉन्ग डायरेक्शन, और मैंने कोई ऐसा स्टेप लिख दिया विच जस्ट मेड द थिंग्स मैनिपुलेशन वेरी डिफिकल्ट। मैंने किया सही था, दिस इज अ कम्प्लीटली करेक्ट स्टेप, लेकिन उससे आगे की मैं हेल्प नहीं हो रही थी। सो आई जस्ट गॉट स्टक। सो फिर मैं इसको रिवर्स किया और मैंने इसको दूसरे तरीके से किया। एनीवे, सो व्हाट इज हेयर Z2? Z2 इज इंडक्टर विथ सीरीज रेजिस्टेंस। सो इंडक्टर विथ सीरीज रेजिस्टेंस की इंपेडेंस क्या होती है? द रेजिस्टेंस, दैट इज RS, प्लस द इंपेडेंस ऑफ द इंडक्टर, दैट इज कॉल्ड j⍵ls। ये मैंने कल के लेक्चर में बहुत ही ज्यादा डिस्कशन, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो आपने पढ़ा भी होगा लास्ट 5 सेमेस्टर में, उसकी मैंने डिस्कशन निकाल के ना वहां से आपके लिए वो लेक्चर में बना दी कि यू डोंट गेट वेयर दिस impedance of a inductor comes, or what is going to be the impedance of a capacitor, तो वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब यहाँ पे जो दूसरा इस्तेमाल हुई है ये इम्पिडेंस, ये कॉन्फ़िगरेशन है, मैक्सवेल ब्रिज की कॉन्फ़िगरेशन है, दे हैव जस्ट डिफाइंड दिस ब्रिज इन दिस वे, और डेफिनेटली दुनिया में ये इस्तेमाल होता होगा फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ अननोन इंडक्टर्स, क्योंकि इंडक्टर के लिए आमतौर पर मीटर्स नहीं होते आपके पास, अगर होते हैं लैब में तो सही है, लेकिन ये ब्रिज की मदद से आप निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर उन्होंने यहाँ पे पैरेलल इस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि ये वाली ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे, रेजिस्टर इन पैरेलल विद कैपेसिटर। तो इसका मतलब R3 is in parallel with 1 upon j omega C3. This is C3, और XC क्या होता है? 1 upon ओमेगा C3, और J नीचे आता है, या ऊपर लिखना चाहें तो माइनस J होता है, जो मैंने अभी पहले लिखा था, लेकिन फिर मैंने उसको नीचे लिया है। अच्छा, व्हाट इज दिस इक्वल टू? ये दो R3 इन पैरेलल विद 1 upon j omega C3, तो हम क्या करेंगे? द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट, दिस फॉर फाइंडिंग आउट द इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट RT क्या होता है? टोटल इसका कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंस क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है? तो वो होता है 1 इनवर्स RT होता है ना, 1 upon RT इज इक्वल टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2। तो यहां पर वही वाली चीज है, 1 upon कर दिया इसको, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 upon R3, और जब इसको 1 upon R3 करेंगे तो 1 upon करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 upon खत्म हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये थोड़ी सी मैनिपुलेशन की, इसको अप्लाई किया इस वाले फॉर्मूले को, और ये मैनिपुलेशन आसान है,
बहुत ही आसान है ये। Z1 की जगह पे क्या रखा? Z1 की जगह पे रखा हमने दिस R1, तो यहाँ पे R1 आ गया। Z4 की जगह पे क्या रखना है? दिस Z4, दैट इज R4, ये यहाँ पर ये आ गया, ये वाला ये आ गया। और Z2 की जगह पे क्या रखना है? Z2 की जगह पे ये रखना है, RS मल्टीप्लाई प्लस जे ओमेगा एल एस। तो यहां से उठा के इसको यहां पे रख लिया। ओके, आई होप के चीजें कंट्रोल में होंगी आपके। ये यहां पे रख लिया। अच्छा, और व्हाट इज वी हैव टू डू? वी हैव टू जस्ट यूज दिस J3 Z3। तो Z3 की वैल्यू ये पूरी की पूरी उठा के यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये 1 अपॉन में है, तो ये नीचे चली जाएगी। और ये बिल्कुल इसी तरीके से कहिए 1/R3, तो यहाँ पे 1/R3 है, और ये जो है J⍵C3 है, तो यहाँ पे J⍵C3 है। I hope that this is just in your understanding. मतलब you have just grasped this concept. अच्छा, अब मैनिपुलेशंस की है हमने, इस पूरी के पूरी चीज को उठा के यहाँ पे ले गए R1 के साथ, और R4 को उठा के नीचे लेकर आ गए। तो RS के नीचे भी R4 लिख दिया, और इसके साथ भी R4 नीचे लिख दिया। अब हमारे पास बड़ी आसानी हो गई है कि इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों अलग अलग हो गए। तो दिस इक्वेटेड विद दिस gives you this, and this equated with this thing just gives you the value of LS in terms of three known values. थ्री नोन वैल्यूज कौन कौन सी हैं? LS में R1 आ रहा है, C3 आ रहा है, और R4 आ रहा है। क्या आ रहा है? R1 आ रहा है, C3 आ रहा है, और R4 आ रहा है। R1 आ रहा है, C3 आ रहा है, और R4 आ रहा है। ये नहीं आ रहा R3, और R3 कहाँ ऊपर वाले में आ रहा होगा? यहाँ पे R3 आ रहा है। तो ठीक हो गया ये। क्योंकि ये जब इक्वेट किया ना हमने इसमें, तो इसके अंदर R3 था नहीं, तो इसका मतलब रिजल्ट में भी नहीं आया। लेकिन यहाँ पे LS वाले पार्ट, रियल वाले पार्ट में R3 था, तो आ गया उसमें। अच्छा, having said this, this completes the discussion of our AC bridges, और we are just ready to go to the next topic. अच्छा, अब अगर आप इसमें ये पूछना चाहते हैं कि इसका सवाल कैसे बनेगा, तो सवाल ये बनेगा कि I can give you one more bridge configuration, and there I will just ask you to find out the unknown in terms of the known values. ये इसका सवाल बन सकता है। अच्छा, yes, so answer I already have given. Derivations kind of may be there, kind of derivations, it will not be very difficult. It is going to be inshallah easy for you. The contents are not difficult, it's just a conceptual based subject anyway, and it is definitely a very practical subject as well, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स डील कर रहे हैं, और दिस एनालॉग ऑसिलोस्कोप दुनिया में बहुत अच्छा लंबा जमाना इसने गुजारा ऑसिलोस्कोप ने, और अब ये बेचारी जो है आउटडेटेड हो गई, एंड नाउ दिस ऑसिलोस्कोप बहुत पुराने जमाने लोगों के पास ही मिलती है। अगर मेरे पास फाइनेंसेस अवेलेबल होते अपने ज़माने में काम करते हुए, तो मैं डेफिनेटली एक ऑसिलोस्कोप खरीदता। आई वॉज जो सच मीन्स इतना मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता था ऑसिलोस्कोप का कि मैं जो है आई जस्ट फेल्ट लाइक जस्ट हैविंग माई ओन ऑसिलोस्कोप। लेकिन मैं गया भी बाज़ार में लेने के लिए, बट दैट वाज जस्ट बियॉन्ड माई बजट। 10,000 रुपये के बजट के अंदर ऑसिलोस्कोप मिल रही थी, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आई, वो पुरानी थी। अब तो ये पुरानी चीज़ें ख़त्म हो गई, और आप लोगों का जो स्टूडेंट्स का स्टाइल ऑफ वर्किंग ऑल्सो हैव जस्ट चेंज्ड अ लॉट। अब जो है आप लोग ऑसिलोस्कोप को भी कम ही इस्तेमाल करते हैं, और यू आर जस्ट बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ऑन द अदर हैंड आई वाज इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट, तो मैंने बहुत सारी दुनिया में ज़िंदगी में प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होकर काम करना पड़ता था। तो ऑसिलोस्कोप को मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। सो व्हाट इज ऑसिलोस्कोप? ऑसिलोस्कोप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की आंख होती है, बिकॉज यू वांट टू सी इनसाइड द सर्किट्स।
और व्हाट इज गोइंग ऑन विद द सिग्नल एट द सिग्नल लेवल एट द करंट एंड द वोल्टेज। अच्छा, करंट नहीं होता वैसे ऑसिलोस्कोप में, वी डोंट मेजर करंट इन ऑसिलोस्कोप्स। ऑसिलोस्कोप कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट डायरेक्टली। इट इज अ वेरी वेरी क्लियर स्टेटमेंट, मुझे नहीं देनी चाहिए, बिकॉज समवन कैन जस्ट मीन्स ऑब्जेक्ट, व्हाट आर यू सेइंग, oscilloscope cannot be used for current measurement, how come? So in a way this is true and in a way this is not true। ये आमतौर पे जो ऑसिलोस्कोप रिस्पॉन्ड करती है ना, वोल्टेजेस पे करती है। तो करंट को वोल्टेज बना लो, आप कोई प्रोब ऐसे ले लो और उसको 1 ओम्स के में से थ्रू से गुजार दो आपके अपने करंट को थ्रू अ 1 ओम रेजिस्टेंस, एंड देन यू जस्ट फाइंड आउट द वोल्टेजेस, और आपको करंट आपको पता लग जाएगा ओम्स लॉ के थ्रू। तो वोल्टेज में आप कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेकिन बात यह है कि ऑसिलोस्कोप विल रिस्पॉन्ड टू द वोल्टेज। आपने कोई मैकेनिज्म डिवाइस कर लिया फॉर फाइंड मेजरिंग करंट, लेकिन वो आपने करंट नहीं मेजर किया, वो आपने तो मैकेनिज्म डिवाइस करके करंट मालूम कर लिया है। सो एनीवे देयर कैन बी जस्ट ऑसिलोस्कोप प्रोब्स जो कि करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन इंट्रिंसिकली ऑसिलोस्कोप इज जस्ट फॉर वोल्टेज मेजरमेंट। तो एनालॉग स्कोप्स की बात करते हैं। इन दिस एनालॉग स्कोप वी विल बी जस्ट डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट्स कि क्या क्या होते हैं। This topic was this chapter was very long, but I have just selected very few pages from this, क्योंकि ये ऑब्सलीट हो गई है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स आपको होने चाहिए वो मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, इसका बेसिक डायग्राम क्या होता है? कैथोड जो एट द हार्ट ऑफ द एनालॉग ऑसिलोस्कोप यूज्ड टू बी द कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी। ये सीआरटी है जो कि आपके पहले जमाने में टीवी भी होती थी। एक इलेक्ट्रॉन गन होती है इसके अंदर, जो कि एक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फायर करती है, और वो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आती है? इस स्क्रीन पे सामने। पहले की जो ऑसिलोस्कोप्स होती थी, जो ये बनी हुई है अभी यहाँ पे, उसकी स्क्रीन गोल होती थी। ऑल दो के मैंने भी अपने ज़माने में और गोल स्क्रीन पे काम नहीं किया, लेकिन मैंने गोल स्क्रीन वाली ऑसिलोस्कोप देखी ज़रूर है। वो मुझसे भी पुराने ज़माने की ऑसिलोस्कोप होती थी। और तो ये जो है ना, ये स्क्रीन, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गन जब फायर होगी तो इट विल जस्ट क्रिएट अ सिंगल डॉट ऑन द स्कोप इन द सेंटर, आइडियली इन द सेंटर, क्योंकि ऑसिलोस्कोप की जो इसको इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, इट जस्ट स्ट्राइकिंग ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन पे ये एक शार्पनेस क्रिएट, एक ग्लो क्रिएट करती है। स्क्रीन इज नॉर्मली फॉस्फोरस कोटेड। तो फॉस्फोरस की एक सलाहियत ये है कि व्हेन यू फायर अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन फॉस्फोरस लेयर, डिपोजिशन, एक पूरी लेयर होती है सरफेस, तो वहां पर वो ग्लो करती है। और फॉस्फोरस की एक और खासियत भी होती है कि वो ग्लो को थोड़ी देर के लिए सस्टेन करती है। इसका मतलब है कि अगर वो गन वहां से इस इलेक्ट्रॉन बीम खत्म भी हो गई है तो भी वो थोड़ी देर के लिए वहां पे ग्लो बाकी रहेगा। तो ये वाला मैकेनिज्म टीवी में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है फॉर फॉस्फोरस ग्लोइंग, जो डिलेड ये थोड़ा देर के लिए सस्टेन करता है ग्लो। लेकिन ऑसिलोस्कोप में ये कोई ज्यादा इतनी अच्छी चीज नहीं है, बिकॉज इट विल क्रिएट अ डिस्टॉर्शन। तो इस तरह का मटेरियल इस्तेमाल होता होगा शायद ऑसिलोस्कोप में, जिसमें सस्टेन लेवल पे जो ग्लो है उसके टाइम को मिनिमाइज किया जाता होगा, या लंबे टाइम वाला फॉस्फोरस नहीं लगाया जाता होगा, बिकॉज आई जस्ट डोंट नो द केमिस्ट्री ऑफ दिस फॉस्फोरस। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स से ताल्लुक नहीं है इसका। हाँ, डेफिनेटली जो लोग इस ऑसिलोस्कोप बनाते होंगे वो इस सारी चीज़ों को करते होंगे, लेकिन मैंने तो ऑसिलोस्कोप नहीं बनाई ना, मैंने तो इस्तेमाल की है सिर्फ। आपके स्टूडेंट्स तो इस्तेमाल भी कर लें तो बड़ी बात है। अब जो ऑसिलोस्कोप इस्तेमाल हो रही है वो डिजिटल हो रही है। डिजिटल के अंदर इतनी आसानियां हैं ना कि यू जस्ट डोंट लर्न द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड। अच्छा देखें, चीज़ों पे जब काम किया जाता है ना, तो चीज़ें इन्हेंस होती चली जाती हैं। पहले ऑसिलोस्कोप थी, फिर जो है वो थोड़ी सी एडवांस हो गई, मल्टी 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 चैनल की आ गई, फिर डिजिटल ऑसिलोस्कोप आ गई। कैसे हुआ? लोग लगे इसके ऊपर, काम करते रहे करते रहे करते रहे, और वो चीज़ें, उन्होंने मार्केट देखा कि मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज़ें डेवलप हो गई। सही। तो शुरू में जो है बहुत ही ज़्यादा रॉ होती हैं चीज़ें। आज की गाड़ी को देख लें और आज से जो है 1970 की गाड़ी देख लें, कितना फ़र्क होगा। तो ये वाली मिसाल है।
आज के मोबाइल को देख लें, पिछले मोबाइल को देख लें, बिल्कुल ये वाली मिसाल है। अच्छा, तो ये ऑसिलोस्कोप के अंदर क्योंकि मैंने सिंपल बताया कि यहाँ पे सिर्फ डॉट होता है, तो इस डॉट को हमें सबसे पहले ट्रेस बनाना होता है ताकि आप यहाँ पे सिग्नल देख सकें। तो इस ट्रेस बनाने के लिए क्या किया जाता है कि इन हॉरिजॉन्टल जो डिफ्रैक्शन कॉइल्स होती हैं इस इलेक्ट्रॉन बीम को राइट एंड लेफ्ट डिफ्रैक्ट करती हैं, और वर्टिकल सेक्शन में आप अपना सिग्नल अप्लाई करते हैं। वो सिग्नल आपका जितना वोल्टेज अप्लाई होता है वो इस बीम को ऊपर लेके जाता है, राइट, इस बीम को ऊपर लेके जाता है, या नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करें तो इस बीम को नीचे लेके जाता है। तो ये सिग्नल आपका वर्टिकल डायरेक्शन में सिग्नल होता है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका टाइम बेस होता है। टाइम बेस का मतलब है कि वो फिक्स टाइम के ऊपर ऊपर साइड पूरी ये जो डिफ्लेक्शन कॉइल्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन है, इसके ऊपर एक टाइमिंग सिग्नल अप्लाई किया जाता है। और टाइमिंग सिग्नल किस तरीके का होता है? टाइमिंग सिग्नल इस तरीके का होता है कि नेगेटिव से ये इंक्रीज करना शुरू करता है, रैंप सिग्नल होता है, रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल मैं आपको कैसे बताऊं? ये रैंप सिग्नल है, मैं आपको गूगल से बताता हूं। अब रैंप सिग्नल, अब रैंप सिग्नल तो आपको पता है कि रैंप सिग्नल क्या होता है, लेकिन मैं सिर्फ उसमें इस डायग्राम को इस्तेमाल करूं, मैं इसको इस्तेमाल करूंगा फॉर जस्ट टू शो यू दिस इमेजेस। ये तो रैंप आ गया, रैंप सिग्नल गूगल गूगल सही रिजल्ट देता है। ये जो है पता नहीं कहां से याहू आ गया है। अच्छा, व्हाट वाज दैट सिग्नल? स्टेयरकेस सिग्नल? नहीं, सॉटूथ, सॉटूथ सिग्नल, यस। ये सिग्नल अप्लाई किया जाता है हॉरिजॉन्टल पे, ये वाला सिग्नल, ये वाला, दिस सिग्नल इन पर्टिकुलर इज अप्लाइड टू, और ये नेगेटिव से स्टार्ट करता है। ये इस तरह का सिग्नल होगा, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव में जाता है और फिर वापस ऑल द वे नेगेटिव। ये सडन ड्रॉप, यू सी दिस सॉटूथ सिग्नल इज हैविंग अ सडन ड्रॉप। तो ये जो ड्रॉप है ना, दैट इज द थिंग। तो होता क्या है कि आप इसके ऊपर जो सिग्नल सॉटूथ अप्लाई करते हैं, ये इंक्रीज होता 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 है, इस सेंटर पोजीशन से इसको राइट पे लेके जाता है, और सडन ड्रॉप से ये पूरा नेगेटिवली चले जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है। और फिर जो है ये इंक्रीज करते 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 सेंटर से गुजरते हुए वो राइट पे लेके जाता है, और सडन ड्रॉप क्या करता है, इसको इसको पूरा लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे लेकर आ जाता है। इसका मतलब है कि एक ट्रेस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। और आपका सिग्नल कहाँ पे अप्लाई करते हैं आप? वो वर्टिकल प्लेट्स पे अप्लाई करते हैं, वो ट्रेस को ऊपर नीचे लेके जाता है। अगर आपने साइन वेव अप्लाई की है तो इट विल जस्ट टेक द योर ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ अ साइन वेव, और यूं जो चल रहा है ना, ये तो फिक्स टाइम बेस से चल रहा होता है। Anyway, this was just a small discussion of oscilloscope, and I will just show you कि अब आपके पास ऑसिलोस्कोप में बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर सकता हूँ ऑसिलोस्कोप के बारे में, बट वी आर जस्ट वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम और हमें टॉपिक कंप्लीट करने, तो स्टेमिना भी कम है, ना मेरा कहने का इतना स्टेमिना, ना आप लोगों का सुनने का इतना स्टेमिना। सो कटिंग शॉर्ट, अगर डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप बनानी हो तो जिसमें आप दो सिग्नल एक साथ देख सकें, ऑसिलोस्कोप का फायदा, ऑसिलोस्कोप का फायदा दो सिग्नल एक साथ मैच कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, फॉर फाइंडिंग आउट द फेस डिफरेंस, फॉर कंपेयरिंग इट, फॉर लुकिंग एट द इनपुट एंड आउटपुट साइमल्टेनियसली। So you need to have two traces available. So that is called dual trace oscilloscope. ठीक है, तो डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप बनाने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि दो गन लगाएं, लेकिन आमतौर पे जितनी ऑसिलोस्कोप आमतौर पे अवेलेबल होती हैं इन द लैब्स, दैट हैज नॉट, दे डोंट हैव द डबल इलेक्ट्रॉन गन। ये बहुत कॉस्टली होगी और ये कोई इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं है, बट देयर आर सम ऑसिलोस्कोप्स डेफिनेटली अवेलेबल विद दिस एडवांस फीचर ऑफ डुअल इलेक्ट्रॉन गन्स। और ये कोई बहुत स्पेशलाइज किस्म की ऑसिलोस्कोप्स होंगी, मैंने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया हुआ और मैंने नहीं देखी, महंगी होंगी और कोई खास पर्पज होगा, आई जस्ट डोंट नो अबाउट इट, लेकिन डेफिनेटली होगी। तो दूसरा तरीका क्या है फॉर हैविंग अ डुअल ट्रेस? डुअल ट्रेस का दूसरा तरीका यह है कि इट इज स्विच चैनल मेथड।
एक ही गन को दो जगह पे स्विच किया जाता है। वो कैसे गन स्विच किया जाता है? चैनल ए इनपुट, चैनल ए आउटपुट, वो एक ही स्क्रीन पे उसको स्विच कर दिया जाता है। तो आई जस्ट शो यू विद हाउ व्हाट कैन बी द टू मेथड्स ऑफ स्विचिंग। ये मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है और मैंने इसको ऑसिलोस्कोप में लोगों को करके भी दिखाया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेथड्स। एक तो होता है चॉपिंग मेथड। ये देखें, ये चॉपिंग मेथड, चॉप डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप। तो करते क्या, एक ट्रेस है यहाँ पर, एक ट्रेस है सेंटर में, बिल्कुल ये स्ट्रेट जा रहा है, दो ऑसिलोस्कोप, दो वेवफॉर्म्स दिखानी है। तो आप क्या करेंगे कि एक स्विचिंग मैकेनिज्म लेकर आएंगे। इतने टाइम के लिए तो एक चैनल को दिखाएंगे, जैसे ये इतने टाइम के लिए एक चैनल को दिखाया, ये दिखाया, और इतने टाइम के लिए, इस वाले टाइम के लिए इन इट्स T2 स्लॉट यू विल जस्ट स्विच टू द चैनल नंबर 2। सो इट विल जस्ट शो यू इन दिस वे। फिर ये पहला, फिर दूसरा, तीसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। सो दिस इज काइंड ऑफ चॉपिंग। एक ही साइकिल के अंदर एक ही ट्रेस के ड्यूरिंग अ सिंगल ट्रेस इट इज बीइंग चॉप्ड मल्टीपल टाइम्स। तो ये चॉपिंग की फ्रीक्वेंसी कोई फिक्स्ड होगी, तो हाई फ्रीक्वेंसी होगी। आपको ये ट्रेस बिल्कुल भी अलग अलग नजर नहीं आएंगे, बिकॉज इसका टाइम ड्यूरेशन इतना कम होगा, इन लाइक फ्यू माइक्रो सेकेंड्स। तो इतना कम होगा कि वो आपको, ये तो इन्होंने एग्जेजरेट करके दिखाया हुआ है कि एक स्क्रीन के ऊपर इतने इतने बड़े बड़े वो, अदरवाइज दिस विल बी सो माइन्यूट कि डॉटेड डॉट्स होंगे इसके अंदर, पूरी स्क्रीन के अंदर। बट दैट विल ओनली बी विजिबल इफ यू जस्ट गो टू वेरी वेरी प्रिसाइज हाई डेफिनेशन पे जाएं, तो आपको ये डॉट्स नजर आएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। बट देयर इज वन मोर ऑप्शन ऑफ ऑल्टरनेटिंग सिग्नल्स। इधर भी ऑल्टरनेटिंग हो रहा है, लेकिन एक ही साइकिल के अंदर, एक ही ट्रेस के अंदर मल्टीपल टाइम्स हो रहा है। लेकिन आप क्या करें कि पहले साइन वेव को, पूरा ट्रेस साइन वेव को दे दें, और फिर दूसरा जो ट्रेस होगा स्कैनिंग, वो पूरा फिर दूसरे चैनल को दे दें। पहला चैनल पूरा यहां से लेकर यहां तक, दूसरा चैनल फिर यहां से लेकर यहां तक अगेन। तो एक स्क्रीन दे दें पूरी की पूरी एक सिग्नल को, दूसरी स्क्रीन दे दें पूरी की पूरी दूसरे सिग्नल को। तो लेकिन वो इतने तेजी से हो रहा होगा, यू विल नॉट बी एबल टू सी इट। अगर आप टाइम बेस को स्लो कर देंगे तो डेफिनेटली आपको एक चैनल यूं नजर आएगा। अगर टाइम बेस बहुत स्लो कर देते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड का कर देते हैं, तो ये साइन वेव नजर नहीं आती है, ये डॉट चलता हुआ नजर आता है। एनीवे, दिस इज ऑसिलोस्कोप डिटेल जो कि एनालॉग के बारे में। अच्छा, ऑसिलोस्कोप के जो कंट्रोल्स होते थे ना, ये ऑसिलोस्कोप कंट्रोल्स, ये इतने कॉम्प्लिकेटेड होते थे कि यू नॉर्मली टेक लॉट ऑफ टाइम टू लर्न गेट यूज टू दीज कंट्रोल्स। स्टूडेंट को बड़ा मुश्किल होता है ये वाले कंट्रोल्स सीखने में। लेकिन अब क्योंकि डिजिटल ऑसिलोस्कोप्स आपकी आदत हो गई है चलाने की, तो आप क्या करते हैं, सिंपल ऑटो सेट का बटन दबाते हैं, और वो सारे सिग्नल जो है ना अपनी जगह पर ओरिजिनल पिन लेके आ जाता है, और पूरा सिग्नल को भी देखकर उसको भी जो है ना सेंटर कर देता है। और वो सारी इंटेलिजेंसी डिजिटल ऑसिलोस्कोप के अंदर मौजूद होती है, जिसकी मदद से वो इसको सिग्नल को ढूंढ के आपकी स्क्रीन के ऊपर एक सर्टेन लेवल पे अपनी सेटिंग्स अप्लाई करके, जो भी इसकी अच्छी से अच्छी सेटिंग समझता है उसको अप्लाई कर देता है। लेकिन एनालॉग स्कोप के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता था। आपको सिग्नल ढूंढ के इसको सेट करके यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक सिग्नल लाना, ये भी एक काम होता था, जो कि एक लर्निंग के बाद और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उसको इसको बटन दबाया, ऑटो सेट, और बस चीज़ें सेट हो गई। एनीवे, ये जो नॉलेज है, मे बी दिस इज यूजफुल टू यू, लेकिन जब मेरा मालूमात होना कोई खराबी बात नहीं होती। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कुछ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यू कैन हैव अ शॉर्ट आंसर और अ मल्टीपल चॉइस आंसर फ्रॉम these discussions. अच्छा, मैं अगली बात करूं, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी एंड फेज इन यूजिंग द ऑसिलोस्कोप। अब ये देखें, आपके पास है टेक्स्ट डिस्प्ले इन योर डिजिटल ऑसिलोस्कोप्स, सारे पैरामीटर्स आप पढ़ लेते हैं वहां पे। लेकिन ये जो एनालॉग ऑसिलोस्कोप होती थी, इसके अंदर सिर्फ एक ट्रेस है, वहां पे लिखने का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं कि मीटर की रीडिंग्स वहां पे आपको नजर आती रहे। अभी जो आपके डिजिटल ऑसिलोस्कोप्स हैं, इसके अंदर तो LCD डिस्प्लेज हैं, कंप्लीट मॉनिटर्स आर देयर, यू कैन जस्ट शो एनीथिंग यू वांट टू। बट वहां पे तो सिर्फ एक सिंगल ट्रेस था, तो नो रीड आउट फॉर द वैल्यूज ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड द वोल्टेज एंड डिफरेंट थिंग्स। तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें करना पड़ता था कि इस शेप को देखकर इस स्केल के साथ मल्टीप्लाई करके, या वर्टिकल में वोल्टेज को इससे मल्टीप्लाई करके
या फ्रीक्वेंसी में हॉरिजॉन्टल से टाइम निकाल के हमें इसकी वैल्यूज निकालनी पड़ती थी। ये आपको आना चाहिए, और ऑसिलोस्कोप अगर मेरे सामने होती तो मैं आपको सिखा देता, लेकिन अभी तो ऑसिलोस्कोप सामने नहीं है, लेकिन मैं सिखा तो सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव जस्ट सेट दिस माई टाइम पर डिवीजन टू 1 second, what is it, milliseconds, okay, 1 milliseconds। तो टाइम पर डिवीजन 1 मिली सेकेंड का मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक ये ट्रेस कितना टाइम ले रहा है, ये जो सिग्नल ले रहा है ये कितना ले रहा है, ये ले रहा है 1 मिली सेकेंड। और ये पूरा साइकिल कितनी देर में आ रहा है, ये आ रहा है पूरा साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस, ये आ रहा है 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, और फिर ये मल्टीपल थोड़ा सा आधा डिवीजन, ये वाला पार्ट इतना। तो हम इसको समझ लेते हैं रफली 4.5। So this is 4.5 multiplied by the 4.5 divisions multiplied by the setting on the this time per division day। तो टाइम निकल जाएगा कि 4.5 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड, 1 मिली सेकेंड। तो ये टाइम ले रहा है पूरा 4.5 मिली सेकेंड्स। तो ये इसका टाइम पीरियड होगा 4.5 मिली सेकेंड। सो हाउ यू विल फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी विल जस्ट बी फाउंड आउट बाई डिवाइडिंग इट विथ टाइम 1/t। तो ये पता लग जाएगा। अच्छा, इसका वोल्टेज कैसे मालूम करेंगे, हम देखेंगे ये 2 एम्पलीट्यूड है, 2 डिवीजन ले रहा है, तो पीक टू पीक वोल्टेज निकालना हो ना अगर, तो हम कहेंगे ये कितने पे सेट है, तो कहा कि ये वही 100 मिली वोल्ट पे सेट है। ओके, 100 मिली वोल्ट पे एक डिवीजन है, कितना, ये वाला। तो इसका मतलब है कि ये 2 कितना होगा, ये होगा 200 मिली वोल्ट। तो इसका मतलब इस तरीके से मल्टीप्लाई करके मालूम करते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी भी बता दी और वोल्टेज भी बता दिया, फ्रीक्वेंसी डिटरमिनेशन का ये सारा मेथड दिया। फेज मेजरमेंट कैसे करेंगे, इफ यू जस्ट वांट टू फाइंड आउट द फेज, फॉर एग्जांपल आपने वोल्टेज अप्लाई किया है, एसी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर विल इंट्रोड्यूस अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 आइडियली, लेकिन आइडियल तो नहीं होगा, रजिस्टर भी साथ में होगा, कोई नेटवर्क होगा, आरसी नेटवर्क होगा, तो वो 90 तो नहीं करेगा, वो कुछ करेगा 90 और 0 के दरमियान। तो आप क्या करेंगे, दोनों सिग्नल्स को निकाल के दोनों का एक पॉइंट ले लेंगे। वो क्या है कि भाई ये सबसे लोएस्ट पॉइंट, ये भी इसका लोएस्ट पॉइंट, या कोई और पॉइंट ले लेंगे, कितना डिलेड है दूसरा सिग्नल। सो दिस फाइंड टाइम की कैलकुलेशन से हम निकाल लेंगे कि ये डिले है। अच्छा, इतना डिले है ये। अच्छा, तो टोटल साइकिल कितनी देर का है, वो 360 का है, और कितना लेता है 360 में, तो 360 इतने लेता है, तो ये कितना एंगल बन गया, तो ये हम आप कहेंगे 360 इक्वल टू दिस मच टाइम। सो दिस मच, अच्छा दिस मच टाइम इज इक्वल टू 360, तो टोटल टाइम इज 360। तो 1 डिग्री का टाइम कितना बन गया, 360 से डिवाइड कर देंगे उसको, टाइम को टोटल को, और मल्टीप्लाई बाई इस टाइम के साथ कर देंगे, इस टाइम की कैलकुलेशन से जो डिले का टाइम है, तो आपके पास फेज डिफरेंस आ जाएगा। अगर ये आपको बात समझ में आ गई है तो फाइन, अगर नहीं फाइन समझ में आ गई तो इसको गूगल करके फाइंड आउट कर लें, और आपको फेज डिफरेंस मालूम करना आना चाहिए, बिकॉज आई विल बी जस्ट गिविंग यू 2 सिग्नल्स स्क्रीनशॉट्स ऑफ ऑसिलोस्कोप, एंड आई विल जस्ट आस्क यू टू फाइंड आउट द फेज डिफरेंस। सही है, बता दिया है आंसर, क्वेश्चन ही बता दिया, कोई बात नहीं, आप सीख लें और कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप सीख लें बस कि फेज डिफरेंस पुराने ऑसिलोस्कोप में कैसे निकालते थे। अच्छा, ऑसिलोस्कोप में नए में भी, डिजिटल में भी आपको फेज डिफरेंस का कोई रीड आउट होता नहीं है, तो अगर आपने डिजिटल में भी निकालना है तो आपको करना उसी तरीके से पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। ओके, व्हाट यू आर सेइंग, नो नो कमेंट फ्रॉम यू। दूसरे हैं कुछ लोगों के लेक्चर्स, और आप लोगों के पास मीट में, ओहो, ये रही मीट, क्या हुआ, मीट ही गायब हो गई है, वेयर इज मीट, ओह यस यू आर देयर, मैं सोचा कि शायद मीटिंग ही एंड हो गई है और मैं बोले जा रहा हूँ। यस यू कैन यूज द इंटरनेट, यस यू कैन यूज इंटरनेट, नो कॉपरेशन अलाउड बट इंटरनेट इज अलाउड। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत शुक्र कर रहा हूँ इस वक्त अल्लाह का कि मेरी मीटिंग गायब नहीं हुई थी, और अगर गायब हो जाती तो आप समझ लेते कि क्या हाल होता मेरा। ओके, दिस ऑनलाइन क्लास जस्ट कीप से स्पीकिंग, बहुत मुश्किल होता है बेटा, बहुत मुश्किल होता है अकेले अकेले बात करना, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ लोग सुन रहे हैं, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। अच्छा, एक्स वाई एंड जेड डिस्प्लेज, अब आप ऑसिलोस्कोप जितना भी आपने इस्तेमाल किया होगा शायद आपको ये नहीं मालूम, बात मालूम नहीं होगी। आम तौर पे
आप तो इस्तेमाल करते हैं, एक्स पर आपका टाइम होता है और वाई पे आपका सिग्नल होता है। लेकिन अगर आप इसको एक्स वाई मोड में इस्तेमाल करना चाहें तो यू कैन यूज इट। इसका मतलब है कि इधर उसके अंदर एक एक्स वाई मोड होता है ऑसिलोस्कोप के अंदर। इसके अंदर मैं अगर कंट्रोल्स में जाऊं तो शायद मुझे नजर आ जाए, मैंने नहीं देखा वैसे, इसमें गौर नहीं किया अभी कि इसके कंट्रोल्स के अंदर कहीं मुझे एक्स वाई का कम ऑप्शन नजर आएगा कि नहीं आएगा। शायद हो, लेकिन इतना क्लियर नहीं है यहाँ पे, ये चीजें नहीं है। हालांकि एक्स वाई का मोड होता है हर ऑसिलोस्कोप में, तो यहाँ पे इस डायल के ऊपर कुछ होता होगा चैनल में, इस जगह पर होता है, घुमा के एक्स वाई आ जाता है वो, लेकिन वो इतना वाजे है नहीं तो नजर आ सके, नहीं है, इतना वाजे नहीं है। अच्छा, तो इसमें तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन ऑसिलोस्कोप में डिजिटल हो या एनालॉग हो, एक्स वाई का ऑप्शन मौजूद होता है। तो एक्स वाई का मतलब क्या होता है? इसका एक्स वाई का मतलब होता है दोनों सिग्नल आप दोनों चैनल्स पे, एक्स पे भी और वाई पे, दो दो सिग्नल अप्लाई कर देते हैं, उसको हम कहते हैं एक्स वाई मोड। तो एक्स वाई मोड के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज हो सकती है। यू कैन सी द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑन एक्स वाई मोड। क्योंकि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या कर्व क्या होता है? इनपुट आउटपुट वर्सेज इनपुट। तो यू विल बी जस्ट प्लॉटिंग इनपुट ऑन एक्स एंड आउटपुट ऑन वाई। सही है? तो ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक इस्तेमाल करने के लिए हो सकता है, और इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है कि इसलिए इस्तेमाल हो सकता है ये कि आप इसकी दोनों फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर कर सकें। वंस सिग्नल ऑफ वन फ्रीक्वेंसी टू द कंपैरिजन टू द अदर फ्रीक्वेंसी। तो हम एक्स वाई मोड पे दो सिग्नल सप्लाई कर देते हैं, तो दोनों फ्रीक्वेंसी का एक रिजल्ट आ जाता है। उसको हम कहते हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी फिगर बनती है ऑसिलोस्कोप पे, उसको कहते हैं लिसाजियस पैटर्न्स। लिसाजियस पैटर्न्स यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, बट दिस इज Lissajous pattern. This is a Lissajous pattern. It is just showing that two signals are just in phase. नहीं, it is a signal with 90-degree phase difference, and this sine wave is phase difference greater than 0 but less than 90. इस तरीके से ये जो है Lissajous पैटर्न पे आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। तो ये जो सिग्नल बता रहा है ना, ये बता रहा है साइन वेव वर्टिकल इनपुट, जीरो हॉरिजॉन्टल इनपुट, यहां से राइट पे कोई डिफ्लेक्शन हो नहीं रही है। ये हॉरिजॉन्टल में तो डिफ्लेक्ट कर रहा है इस तरीके का सिग्नल, जैसे ये हॉरिजॉन्टल सिग्नल है तो ये जीरो है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सिग्नल में तो डिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन वर्टिकल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही, तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। ये दोनों सिग्नल एक जैसे हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। ये दोनों 90 के फेज डिफरेंस पर है, 90 नहीं है, 180 के फेज डिफरेंस पे, तो ये सिग्नल आपका इस तरीके से जा रहा है। जब ये बढ़ता है तो ये नेगेटिव में जाता है, जब ये बढ़ रहा है तो ये नेगेटिव में जा रहा है, और जब ये कम हो रहा है तो ये वाला सिग्नल पॉजिटिव में जा रहा है, तो ये यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है। जब ये बढ़ता है, ये ऊपर की तरफ जाता है सिग्नल वाई वाला, तो एक्स वाला कहाँ जा रहा होता है? लेफ्ट पे। और जब ये वाई वाला कम हो रहा होता है, तो एक्स वाला सिग्नल कहाँ जा रहा होता है? पॉजिटिव पे। तो ये वाला सिग्नल हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 90 का डिफरेंस, और ये 0 से लेकर 90 का डिफरेंस। दीज आर कॉल्ड लिसाजियस पैटर्न्स, एंड आई विल जस्ट शो यू ऑन इंटरनेट some video just to show you what is Lissajous pattern. ये सिग्नल जो है ये Lissajous पैटर्न्स है, these signals। अब इसके अंदर जो लूप बनते हैं, ये आपको बताते हैं कि एक की फ्रीक्वेंसी का दूसरी फ्रीक्वेंसी से क्या 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 रिलेशनशिप है। ये आपको बता रहा है कि ये जो सिग्नल है, ये एक सिग्नल डबल फ्रीक्वेंसी का है। तो अब ये जरा सोचना पड़ेगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी डबल फ्रीक्वेंसी का है। ये देखें, जो वर्टिकल पे जो अप्लाई किया है ना सिग्नल, जो वर्टिकल पे अप्लाई किया है वो डबल फ्रीक्वेंसी है उस सिग्नल से जो हॉरिजॉन्टल पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के सिग्नल के अंदर वर्टिकल ने इसको 2 बार टर्न दे दिया है इस तरीके से। इसी तरीके से ये जो सिग्नल है, ये जो वर्टिकल पे अप्लाई किया है, वो उस हॉरिजॉन्टल का 4 टाइम्स है। कितने लूप बन रहे हैं? 1 2 3 4, इसी तरीके से। अच्छा, ये वाला सिग्नल क्या है? इसके अंदर 1 2 3 4 और 5 5 बन रहे हैं, तो ये 5 टाइम्स है इस तरीके से। लेट्स हैव अ लुक ऑन अगेन।
ये क्या 1:1 है, ये भी 1:1 है, ये भी 1:1 है, लेकिन इसका फेज का डिफरेंस है। ये फेज, ये पूरा π/2 है, π/2 मीन्स का मतलब है 90, ये π/4 का है। अच्छा ये क्या है, ये 1:2 है, 1:2 है। वर्टिकल के जो एक लूप लगा उसने वर्टिकल सिग्नल ने इसको 2 बार टर्न दे दिया। और ये क्या है, ये 2:3 है, 2:3 है। कितने लूप बन रहे हैं, 1 2 और 3, इसमें लूप्स कहाँ बन रहे हैं, ऊपर नीचे। और ये 3:3 है, 3:4 है। देखें, 1 2 और 3 ऊपर, और 1 2 3 और 4, ये चार, चार नीचे। वर्टिकल में 4 है और ये 3 है। तो इस तरीके से आपको ये सारा आप निकाल सकते हैं। और अगेन आई जस्ट शो यू वीडियो सो दैट यू विल हैव अ very good shapes on the oscilloscope screen. So let's just find वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। specific button on them, say X coming from this little function generator right here. Okay, so if I turn on channel 2, okay, kind of tough to see that, put them to a kilohertz. So this is just going. See, we knock the frequency down here. This is on the oscilloscope screen. Like 1 hertz again, to a kilohertz of that guy. Again, if we go and play with the energy grid apart the other, dot is being driven around counterclockwise. Okay, good way. Let's change this signal, the X position being driven twice as fast than we are here. 8 degrees per 0.001 kilohertz. And now. So this is called Lissajous patterns. अच्छा, अब Lissajous patterns की जो है ये मैंने आपको तफसील दे दी है, डिटेल। अब इसने आपने मजीद इसमें करना है, एंड देयर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वन शॉर्ट आंसर काइंड ऑफ थिंग फॉर Lissajous patterns. So you must be very much aware of या फिर उसी वक्त जब एग्जाम हो तो फाइनल में उसी वक्त जो है आप इंटरनेट सर्च करके फौरन पता कर लीजिएगा, लेकिन पहले से पता करके रखें, टाइम शॉर्ट होगा। अच्छा, टाइम में ज़्यादा दूंगा, पेपर छोटा होगा, टाइम ज़्यादा होगा इंशाल्लाह, लेकिन वो इसमें ये भी होता है ना कि अपलोड वगैरह में भी टाइम लगता है। सही है, तो ये कोई बंदा तंग कर रहा है, मुझे तंग नहीं कर रहा, बल्कि ये जस्ट इज ट्राइंग टू आस्क मी सम फ्यू क्वेश्चंस अबाउट द कोर्स, तो मैं इसको जरा बाद में जवाब देता हूँ। अच्छा, देयर इज वन मोर चैनल, देयर इज वन मोर चैनल। एक्स वाई तो 2 हो गए ना, चैनल 1 चैनल 2 कैन बी यूज जस्ट फॉर एक्स एंड वाई मोड, स्पेशल मोड में, स्पेशल मोड में। लेकिन देयर इज वन मोर चैनल, यू जस्ट सी हियर, देयर इज आल्सो मेंशन जेड चैनल। व्हाट इज दिस जेड चैनल? ये आमतौर पे एक कनेक्टर अवेलेबल होता है जिसके अंदर आप इसकी जो ट्रेस है उसकी ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ब्राइटनेस को 0 कर दें तो ये ब्राइटनेस बिल्कुल गायब हो रही है। सही है, तो और उसकी फ्रीक्वेंसी पे भी आप ये इसकी फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर रहे हैं कि एक फ्रीक्वेंसी जो कि सर्कल क्रिएट कर रही है उसमें Z के ऊपर अगर आपने कोई स्क्वायर वेव अप्लाई की हुई है तो ट्रेस को बिल्कुल गायब कर रही है। तो वी ऑल्सो हैव वन मोर चैनल दैट इज कॉल्ड Z चैनल। और इस Z चैनल को इस्तेमाल करते हुए अगर आप इसमें कोई सिंगल कलर की तस्वीर भी बनाना चाहें ना ऑसिलोस्कोप पे, तो दैट इज जस्ट पॉसिबल, क्योंकि ये टीवी बन जाता है। अगर आप टीवी बनाना चाहें तो टीवी में ऑसिलोस्कोप और टीवी में काफ़ी चीज़ें सेम है। ऑसिलोस्कोप के ऊपर CRT मौजूद है, डिफ्लेक्शंस मौजूद है, सब कुछ, लेकिन टीवी के ऊपर, टीवी की बात नहीं करते, टीवी में तो एंटीना भी आ गया ना, तो सिग्नल रिसीव करना। लेकिन अगर इसको मॉनिटर बनाना चाहें तो आप मॉनिटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको Z के ऊपर एक तो रास्टर क्रिएट करना पड़ेगा। रास्टर क्रिएट करने का मतलब क्या है कि पूरी स्क्रीन को, अगर ये पूरी स्क्रीन है ऑसिलोस्कोप की, तो इसको कंटिन्यूसली स्कैन करना पड़ेगा और इसके फ्रेम्स बनाने पड़ेंगे। एंड देन ऑन दोज स्कैनिंग, ये जो Z पे जो सिग्नल होगा ना वो इसको मॉड्यूलेट करके यहाँ पे पूरी तस्वीर बनाएगा। तो दैट इज जस्ट पॉसिबल। दिस इज अ वेरी एडवांस टॉपिक। एडवांस टॉपिक का मतलब ये नहीं कि मतलब ये कि कोई करंट टॉपिक है, ये पुराने जमाने का एडवांस टॉपिक है। पीपल यूज टू मेक देयर प्रोजेक्ट्स बाय विच दे कैन शो सम डायग्राम्स, सम ग्राफिक्स, या बिल्कुल मॉनिटर की तरह इस्तेमाल करना। तो आजकल के मॉनिटर्स भी जो है ये इस प्रिंसिपल पे नहीं चलते हैं। अच्छा चलें,
ये जो टॉपिक था मैंने सिग्नल जनरेटर्स में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, बी रिलैक्स्ड, क्लास ख़त्म होने वाली है। सिग्नल जनरेटर्स कॉन्सेप्चुअल क्लास है, आपको ये वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी और फिर जाके बात समझ में आएगी। सिग्नल जनरेटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट। मतलब ये कि एक्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट में सिग्नल जनरेटर्स प्ले अ वेरी वेरी वाइटल रोल। आपके इस लैब्स के अंदर भी टेबल्स पे सिग्नल जनरेटर यानी फंक्शन जनरेटर्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप किसी सर्किट में काम कर रहे हैं तो आपके पास सिग्नल नहीं होगा तो आप कैसे उसको इनपुट कैसे देंगे? यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ सिग्नल। तो ये जो आमतौर पे फंक्शन जनरेटर्स होते हैं ना आपके पास लैब में, दे हैव द ऑप्शन ऑफ स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव एंड साइन वेव। और भी कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो ये सिग्नल जनरेटर्स हमारे पास अगर होंगे तो हम सर्किट्स में काम कर सकते हैं। एंड देन दिस इज फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर ऑप्शन। व्हाट इज इट? ये एक टॉपिक है जो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक सिग्नल है, कैसा अजीब सा सिग्नल है ये कैसे बना सकते हैं? आपको ये आपके फंक्शन जनरेटर से नहीं बन सकता ये। अगर आपको ऐसा सिग्नल चाहिए फॉर चेकिंग योर रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट टू मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज, ये देखें यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी कम है, फिर यहाँ पे ज़्यादा हो गई, फिर यहाँ पर स्क्वायर आ गई, फिर यहाँ पे ये चेंजिंग आ गई, एंड देन द एम्पलीट्यूड इज जस्ट फेडिंग आउट। तो इस तरह का कोई सिग्नल आपके अपने पसंद से बनाना हो ना, तो इसके लिए जो इस्तेमाल होता है ना, इसके लिए इस्तेमाल होता है एक फंक्शन जनरेटर स्पेशली कॉल्ड आर्बिट्रेरी वेवफॉर्म जनरेटर, जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से वेवफॉर्म जनरेट करते हैं और फिर उसको सिग्नल बनाते हैं और वो कंटिन्यूसली अवेलेबल होती है, फ्री रनिंग इस तरह का सिग्नल। अब ये सारा का सारा डिजिटल है, आप डिजिटली इसको क्रिएट करते हैं और फिर इसको स्टोर कर लेते हैं और फिर उसको एज ए सिग्नल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे लैब व्यू है, लैब व्यू के अंदर एक और डिवाइस है NI एल्विस, नेशनल इंस्ट्रूमेंट एल्विस। हमारे पास स्टेशंस मौजूद हैं इसके, उसमें सॉफ्टवेयर में हम यहाँ पे ये वेवफॉर्म जनरेट करते हैं और एल्विस की आउटपुट पे ये सारा कुछ अवेलेबल हो जाता है। ये मैंने कभी किसी ज़माने में इंस्ट्रूमेंटेशन की लैब करवाई थी, तो ये सारा लैब व्यू मैंने करवाया था स्टूडेंट्स को। लेकिन अब तो अनलकीली वी आर जस्ट गोइंग थ्रू अ टाइम पीरियड वेयर द थिंग्स आर हैव बिकम वेरी डिफरेंट, जो कि हमारे जहन में होती थी उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई है। अच्छा, तो ये आर्बिट्री फंक्शन जनरेटर मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ फॉर फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है मेरा, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर। एक कॉन्सेप्ट है फेज लॉक लूप का। फेज लॉक लूप क्या करता है? दैट इज कॉल्ड फेमसली फेज लॉक लूप, कैन वी कैन जस्ट सेड PLL। PLL मीन्स फेज लॉक लूप का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई सिग्नल आ रहा है और आप उसी तरीके का सिग्नल आगे जनरेट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? सर्किट लगाएंगे PLL का, वो PLL जो है इनपुट पे जो सिग्नल आ रहा होगा उसको दोबारा से रिक्रिएट कर देगा। दैट इज कॉल्ड VPLL, फेज लॉक लूप। तो ये फेज लॉक लूप का सर्किट डायग्राम है, सही है। तो a frequency synthesizer uses a phase lock loop system to multiply a frequency by selected factor। अब देखें ये जो चीज़ है ना, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि आपको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी चाहिए और वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आपका जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी बनाता है, लेकिन आप उसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी बनाना चाहते हैं। वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी क्यों बनाना चाहते हैं? इसकी नंबर ऑफ रीजंस हो सकती हैं, लेकिन एक रीज़न जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने FM रेडियो रिसीवर में, क्योंकि जब तक आपके पास अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होगी ना, जब तक आप एक्सटर्नल वाला सिग्नल कैच नहीं कर सकते, तो यू नीड टू हैव अ लोकल ऑसिलेटर फॉर दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम विच यू वांट टू कैच द सिग्नल। ये कम्युनिकेशन थ्योरी में होता है कि आपके पास अपने पास एक लोकल ऑसिलेटर होता है। यूजिंग दैट लोकल ऑसिलेटर यू जस्ट कैच दैट द सिग्नल एट दैट सेम फ्रीक्वेंसी। डिफरेंट चैनल्स पे आ रहा होती है ना कम्युनिकेशन तो FM रेडियो में, तो आप वो कौन सा चैनल ट्यून करना चाह रहे होते हैं, वो अंदर क्या आप करते हैं रेडियो में,
वो आप अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं अंदर। इससे क्या होता है कि डिमोडुलेशन उसी फ्रीक्वेंसी पे होना शुरू हो जाती है, तो आपका एक्चुअल सिग्नल बाहर निकल के आ जाता है और वो आपका ऑडियो सिग्नल होता है जिसको आप सुन लेते हैं। तो पहले जमाने में तो आपके जो एफएम रिसीवर्स होते थे ना, उसके ऊपर डायल होता था। तो देखिए, मैं आज ये जो क्लास है ना, बड़ी मैराथन ले रहा हूँ, बड़ी लंबी क्लास ले रहा हूँ और मैं बोलता ही जा रहा हूँ लगातार, और आप सुन रहे हैं। सो आई डोंट नो कि आप लोगों का स्टेमिना बाकी है नहीं बाकी, मेरा तो बहुत बाकी है। तो बिकॉज दिस हैज रिमेन्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर मी, वेरी इंटरेस्टिंग। तो पूरी क्लास में इसके ऊपर कंडक्ट करता रहा हूँ, लेकिन अब से थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ और तेज तेज बोल रहा हूँ इसी वजह से। You will have always have the option of listening this video again, this lecture. So अब मैं आपको एफएम रिसीवर की बात कर रहा था। तो एफएम रिसीवर में आपको मल्टीपल फ्रीक्वेंसी चाहिए होती हैं ताकि आप उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल कैच कर सकते हो। अच्छा, पहले जमाने में जो एफएम रिसीवर होता था ना, उसमें डायल होता था, आपने वो जो है उसकी नॉब घुमाई और वो फ्रीक्वेंसी आपकी सेट हो गई। लेकिन अब आजकल के तो रेडियोज के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर एफएम रिसीवर है, उसके अंदर तो डायल नहीं है ना, तो उसके अंदर कैसे ये फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं अंदर से? तो वो करते क्या है कि यहाँ पे जो डिवाइडर है ना, ये तो डिजिटल चीज है, एक काउंटर है, इस डिवाइडिंग वैल्यू को चेक कर लेते हैं, इसकी मदद से आपकी फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है कि अगर ये डिवाइडर को यहाँ से खत्म कर दें, यहाँ पे एन भी खत्म हो जाएगा, फिर जो एफ नॉट होगी वो बराबर होगी एफ आर के। वो कैसे? कि यहाँ पे जो भी आप सिग्नल देंगे वो फेज डिटेक्टर से जाएगा, फिल्टर से गुजर के जाएगा, यहाँ पे एक वोल्टेज सिग्नल बनेगा, उस वोल्टेज सिग्नल को यहाँ पे एम्पलीफाई करेंगे, और यहाँ पे जो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है वो क्या है? वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। ये आउटपुट पे एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेगा जो कि इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये आउटपुट पे एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेगा जो कि इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड कर रही होगी। समझ आई बात? ये एक आउटपुट पे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एफ नॉट। ये पर्टिकुलर ब्लॉक, सिर्फ ये वाला ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज नॉट अ फ्रीक्वेंसी पीएलएल, दैट इज नॉट फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर, दिस इज द वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। इट्स अ पार्ट ऑफ पीएलएल, द बेसिक वेरी essential part of the PLL, a voltage controlled oscillator. अच्छा, आपको मैं बताऊं, आपका जो फंक्शन आपकी लैब में पढ़ा हुआ है ना, उसको भी आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। आपके ये VCO बन जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपको वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर चाहिए ना, तो आप इस फंक्शन जनरेटर को एज ए मॉड्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सर्किट बनाना चाहते हैं जिसके अंदर आपको वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर की जरूरत है, तो यू डोंट हैव दैट इलेक्ट्रॉनिक्स अवेलेबल, तो आप फंक्शन जनरेटर को इस्तेमाल करके अपनी एक्सपेरिमेंटेशन कर लें। बाद में जब आपका सर्किट फाइनल हो जाए तो यू रिप्लेस दिस फंक्शन जनरेटर विथ अ डेडिकेटेड काइंड ऑफ वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर ब्लॉक, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में डाल दें इसको एक्स्ट्रा। लेकिन इनिशियली आपको उसको बनाने की जरूरत नहीं है, फंक्शन जनरेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, होता क्या है कि इधर जो भी वोल्टेज बनता है VA इनपुट, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जनरेट करता है ये। अच्छा, तो ये एरर सिग्नल कहां से जनरेट होता है? ये एरर सिग्नल यहाँ पे फेज डिटेक्टर से जनरेट होता है कि इनपुट फ्रीक्वेंसी, ये इनपुट फ्रीक्वेंसी है, यहां से आ रही है, और आउटपुट फ्रीक्वेंसी को गुजार के यहां से फेज डिटेक्टर मिलाते हैं। तो जितना ज्यादा फेज डिफरेंस होता है उतना ज्यादा यहाँ पे ये वोल्टेज इंक्रीज करता है, और ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा के ये ट्रैक करता है ये इस फ्रीक्वेंसी को, इनपुट फ्रीक्वेंसी को। ये तो ये वाली बात हो गई कि जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होगी आउटपुट पे एक न्यू सिग्नल हैज बीन जनरेटेड, जो कि प्रीवियस सिग्नल से को सिर्फ एज ए रेफरेंस इस्तेमाल कर रहा है, इसको आगे कन्वे नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे एम्पलीफायर क्या करता है, जो इनपुट सिग्नल है वही आउटपुट सिग्नल बना दिया थोड़ा सा एम्पलीफाई करके, ये वो चीज नहीं है। ये एक नया सिग्नल जनरेट करता है। PLL ऑलवेज जनरेट्स अ फ्रेश सिग्नल यूजिंग द इनपुट सिग्नल, ये PLL का काम है। अच्छा, अब ये FM रिसीवर के अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल बताई, तो हम क्या करें, इस काउंटर की वैल्यू को चेंज कर दें। तो अब यहां से जो फ्रीक्वेंसी जनरेटेड है वो यहां से डिवाइड होकर यहां पे पहुंचेगी, इस फ्रीक्वेंसी डिवाइडर से डिवाइड होकर पहुंचेगी। तो यहां से जब ये डिवाइड होगी तो ये किससे डिवाइड करेगा? डिवाइडेड फ्रीक्वेंसी को मैच करेगा। तो अब ये क्या करेगा, जो डिवाइड फ्रीक्वेंसी होगी ना इसकी इसकी डिवाइड फ्रीक्वेंसी इस वाली ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ये हाफ होगी, लेट्स से कि 2 है डिवाइडिंग, तो इसका मतलब है कि इस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से डबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा ये। कैसी बात है? आपका इनपुट फ्रीक्वेंसी वाज हाफ एंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज डबल।
जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइडर। अगर समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, यू मस्ट हैव दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस PLL। अच्छा, अब ये PLL और जगह भी एक इस्तेमाल होता है आपके मदरबोर्ड्स के अंदर। द फ्रीक्वेंसी इज सो हाई इन योर करंट मदरबोर्ड्स इन द रेंज ऑफ लाइक हाउ मच गीगाहर्ट्ज। तो जो आपकी PCB होती है ना, जो मदरबोर्ड होता है, जस्ट कैन नॉट कैरी दैट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन इट्स ट्रैक्स। तो इस फ्रीक्वेंसी को ट्रैक के ऊपर तो चला ही नहीं जा सकता, PCB में तो रखा ही नहीं जा सकता इसको। तो वो फ्रीक्वेंसी कहाँ से मिलती है? वो फ्रीक्वेंसी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जनरेट होती है। और अंदर जनरेट करने के लिए क्या करते हैं? अंदर ये PLL लगा हुआ होता है। हम एक छोटी फ्रीक्वेंसी की सिग्नल इसको माइक्रो प्रोसेसर को देते हैं आउटसाइड से, और माइक्रो प्रोसेसर अंदर से यूजिंग दिस फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर इट जनरेट्स अ हाई फ्रीक्वेंसी इनसाइड, जो कि कभी बाहर आती नहीं है, क्योंकि वो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है मदरबोर्ड पे, वो उन ट्रैक्स पे चल ही नहीं सकती है। सही है। हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है ना, ये जो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आप समझते हैं कि ये इंसुलेटर है, वो इंसुलेटर ही नहीं रहता, वो कैपेसिटर बन जाता है। और कैपेसिटर्स में से जो है सिग्नल थ्रू हो जाता है हाई फ्रीक्वेंसी का। जितना छोटा वैल्यू का कैपेसिटर होगा उतनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी भी उसमें से पास हो जाएगी, हाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा पास हो जाएगी छोटे वैल्यू में से। तो बहुत छोटी वैल्यू के कैपेसिटर्स बन जाते हैं, ट्रैक टू ट्रैक कैपेसिटेंस बन जाती है, क्योंकि ट्रैक कंडक्टर है, दो बराबर के कंडक्टर एक कैपेसिटर का इफेक्ट देते हैं। आपने सुना होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एट सच हाई फ्रीक्वेंसीज 1/XC इज इक्वल टू व्हाट? 1/ωc। तो जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी ना, उतनी ज्यादा उसकी इंपेडेंस कम होगी, 1/ωc। तो सी तो चलो छोटा है, बहुत ही छोटा है, माइन्यूट है, पीको से भी छोटा है, बहुत ही छोटा है, 10⁻⁻18 -20 है, पीको तो -12 होता है, बट फ्रीक्वेंसी इज सो हाई। तो वो क्या करेगा कि इसकी इंपेडेंस को बहुत ही ज्यादा कैपेसिटर तो छोटा है चलो, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होने की वजह से इंपेडेंस कम हो जाएगी। ये बात हो गई। अभी को मैंने ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझाया, बिकॉज आई हैड मीन्स लेस टाइम अवेलेबल विथ मी। आर्बिट्री फंक्शन जनरेटर मैंने आपको बता दिया, और इंस्ट्रूमेंटेशन कैलिब्रेशन में मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ सिर्फ, और वो है DC पोटेंशियोमीटर। देखें, जो वेरिएबल रेजिस्टर होता है ना, उसको पोटेंशियोमीटर क्यों कहते हैं? वेरिएबल रेजिस्टर का कोई ताल्लुक तो है नहीं पोटेंशियोमीटर से, नाम से। वेरिएबल रजिस्टर है, इसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं। इसमें वेरिएबल रजिस्टर के अंदर मीटर वाली कौन सी चीज है? वेरिएबल रजिस्टर के अंदर मीटर वाली कौन सी चीज है जिसको हम कहेंगे मीटर है? और वेरिएबल रजिस्टर के अंदर वोल्टेज नापने वाली, पोटेंशियो मींस पोटेंशियल। तो वेरिएबल रजिस्टर के अंदर वोल्टेज नापने वाली कौन सी खासियत है कि हम इसको पोटेंशियल से तो इसको नाम दें और मीटर का भी नाम दें कि ये वोल्टेज भी नापता है? तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है वेरिएबल रजिस्टर के अंदर। तो ये नाम आया कहां से? वो नाम आया है असल में इस वाली डिवाइस से, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर। ये जो पट्टी है, ये रेजिस्टेंस की पट्टी है, और इसके ऊपर एक ये वाला पॉइंट स्लाइड कर रहा है, ये वाला पॉइंट स्लाइड कर रहा है। तो हमें जो भी वोल्टेज नापना होता है ना, पहले हम इसको कैलिब्रेट कर लेते हैं, इस वाली पट्टी को कैलिब्रेट करते हैं वोल्टेज के हिसाब से, यहाँ पे लिख देते हैं स्केल कि कितने वोल्टेज पे कितना। और कैलिब्रेट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ये वाला सेल इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड सेल। ये जब स्टैंडर्ड सेल पे कैलिब्रेट हो जाता है, तो हम इसका स्विच कर देते हैं यहां से नीचे, और ये है Vx अननोन। अब अननोन के पास कनेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको ऊपर से नीचे इसको स्लाइड करते हैं, ऊपर से नीचे नहीं, साइड वाइज। किसी एक पॉइंट पे यहां पे जो वोल्टेज होता है, ये क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ये लगा हुआ है ना, ये क्या लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पे दोनों साइड पे वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, तो ये पोटेंशियल डिवाइडर बन गया है पूरा का पूरा। तो किसी एक पॉइंट पे बिल्कुल Vx के बराबर वोल्टेज हो जाएगा, उस पॉइंट पे Vx के बराबर बिल्कुल वोल्टेज हो जाएगा। तो इस गैल्वेनोमीटर पे कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं आएगा। जब कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं आएगा तो वोल्टेज भी जीरो होगा। तो इसका मतलब यह है कि इसका करंट भी जीरो होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये कि हम स्केल से पढ़ लेंगे कि वैल्यू कितनी है। तो ये Vx विल बी जस्ट रेड आउट फ्रॉम दिस। फॉर दैट वी विल हैव टू जस्ट
नलीफाई, नल नल करना पड़ेगा इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को। अब ये जो अरेंजमेंट है ना, दिस इज पोटेंशियोमीटर। और ये वेरिएबल रेजिस्टर भी क्या होता है, ये पट्टी घूम रही होती है वेरिएबल रेजिस्टर के अंदर, कार्बन पट्टी होती है वेरिएबल रेजिस्टर अंदर से, देखें क्या होता है। व्हाट शुड आई राइट हियर, सबसे पहले तो गूगल लेके आना चाहिए। गूगल आ गया, फिर अब लिखना चाहिए वेरिएबल रेजिस्टर कंस्ट्रक्शन। वेरिएबल रजिस्टर की कंस्ट्रक्शन में क्या चीज शामिल है, देखें। ये जो पट्टी होती है, ये जो ये वाइपर घूम रहा है, एक फिक्स पट्टी है और इसके ऊपर एक वाइपर बीच का सेंटर पॉइंट घूम रहा है, ये वाला बात। तो ये वाली कंडीशन हो गई, ये वेरिएबल रजिस्टर है यहाँ पे, ये पट्टी घूम रही होती है अंदर कार्बन पे। तो यही वही वाली अरेंजमेंट है, यहाँ पर भी पट्टी घूम रही है। तो ये जो ट्रेडिशनली स्पीकिंग दिस पोटेंशियोमीटर हैज जस्ट गिवन इट अ नेम ऑफ पोटेंशियोमीटर। वेरिएबल रजिस्टर को नाम इसीलिए, पोटेंशियोमीटर का नाम इसीलिए दिया है कि इस वाली कंस्ट्रक्शन से। सो दैट्स जस्ट कंप्लीट्स माय डिस्कशन यहाँ पे। हाँ, मुझे ये बताना है एक चीज, स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर्स स्पेशलाइज, व्हाट इज द टॉपिक, मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट्स। आपने देखा होगा रेक्टर स्केल पे चार्ट रिकॉर्डर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ये चार्ट रिकॉर्डर है, पेपर पे प्लॉटिंग हो रही होती है रिकॉर्ड रखने के लिए। वो कैसे बन सकता है, करते क्या है कि ये वोल्टेज आ रहा होता है ना जो भी, उसकी निडल के साथ पेन लगा देते हैं और इस पेपर को यहाँ पे रोल करना शुरू कर देते हैं मोटर से। तो जो जो मीटर की रीडिंग होती है वो यहाँ पे प्लॉट होना शुरू हो जाती है। ये पेपर चार्ट रिकॉर्डर हो गया। लेकिन अब ये सारे ऑब्सलीट हो गए। अब इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल होता है, डिजिटल लॉगर्स। हर इंफॉर्मेशन इज एवरी इंफॉर्मेशन इज जस्ट गोइंग इन memory, and then that memory just keeps record of your data for various several number of decades. आप 100 साल का भी डेटा आप उस मेमोरी में रख सकते हैं। 100 साल गुजरे नहीं है वैसे मेमोरी इस तरह इनहेंस होने के बाद, लेकिन आप इसको रख सकते हैं। 10 15 20 साल का पिछला डेटा देख सकते हैं। इसका जो है रिकॉर्ड के रोल्स आपको स्टोर करने पड़ेंगे और मेमोरी में। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, अ सिंपल काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर द अंडरस्टैंडिंग सेक, कि आपने जो ये पीएमएम है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग किया था, पीएमएमसी, उसकी निडल के साथ पेन कनेक्ट कर दिया लाइट सा, और वो इसको लिखता जा रहा है और ये पेपर को यहाँ से रोल कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमेट्रिक स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर्स। हाँ, एक और चीज, ट्रू आरएमएस मीटर्स। व्हाट इज ट्रू आरएमएस, आपको अक्सर नाम में सुनने में आता होगा ट्रू आरएमएस। ट्रू आरएमएस मीटर और एक आम आरएमएस मीटर, ये बिल्कुल एंड है, अब इसके नीचे जा नहीं रही है, बी रिलैक्स्ड। तो ट्रू आरएमएस मीटर क्या होता है, देखें। साइन वेव का सिग्नल मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। अगर आप लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बातें हो रही हैं, तो मुझे आप लोगों से हमदर्दी है, लेकिन जस्ट गिव कमेंट्स, जस्ट से समथिंग ऑन माय मींस ऑन योर माइक और योर ऑन योर चैट, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन अकॉर्डिंगली। लेकिन जब तक आप कहते हैं, जब तक मैं आपसे थोड़ी सी और बात कर लूं। हाँ, मैं क्या कर रहा था, आई वाज जस्ट शोइंग यू द साइन वेव। हाँ, साइन वेव, देखिए साइन वेव का एवरेज हमेशा जीरो होता है, ये याद रखिएगा हमेशा, एक बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। एफआईपी में आमतौर पे जो वाइवा हो रहे होते हैं ना, उसके अंदर ये सवाल हम पूछते हैं टीचर्स, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन वेव। पीपल जस्ट स्टार्ट थिंकिंग यार एवरेज क्या होती है, 2 आरएमएस होती है, अंडर रूट 2 होती है, पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू करते हैं। भाई साइन वेव की एवरेज जीरो होती है, बिकॉज जितना पॉजिटिव में इतना ही नेगेटिव में है, जस्ट रिमेंबर इट। अच्छा, तो फिर हम एसी में क्या करें, एसी में क्या मेजर करते हैं, हम कहते हैं कि भाई इसको स्क्वायर कर लो और स्क्वायर का एवरेज ले लो। स्क्वायर कर दो, पहले स्क्वायर कर दो फिर एवरेज ले लो। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर कर लो फिर उसका एवरेज ले लो और फिर उसका रूट ले लो। तो इसको हम फोल्ड कर देते हैं ऊपर स्क्वायर करने की वजह से, और इसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाता है। नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो जब हम इसको इसको स्क्वायर करेंगे ना, इस पार्ट को भी, इसको भी, नेगेटिव वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, फिर उसका जो है हम आरएमएस निकाल लेंगे। तो ये होता है आरएमएस। लेकिन ये जो आपके मीटर्स होते हैं ना, दे जस्ट एज्यूम
कि योर इनपुट सिग्नल इज साइन वेव। आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन से निकालेंगे। देयर इज इंटीग्रेशन इन्वॉल्व, एंड दैट इंटीग्रेशन जब इन्वॉल्व है तो अब वो उसके अंदर कोई फंक्शन भी तो रखना पड़ेगा ना। इंटीग्रेशन के अंदर वो फंक्शन क्या है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं? तो आमतौर पर क्योंकि आपकी पावर सप्लाई वोल्टेज साइन वेव में होते हैं, तो मीटर्स के अंदर साइन वेव इनबिल्ट कर दिया जाता है कि भाई साइन वेव होगी, जो अभी आपकी जो इनपुट होगी एसी की इनपुट साइन वेव होगी। तो वो साइन वेव एज्यूम करके आपको ट्रू आरएमएस वैल्यू दे देता है। तो अगर आपका एक्चुअल सिग्नल आरएमएस ही है, वो एक्चुअल सिग्नल साइन ही है, तो दैट्स फाइन, वेरी फाइन, मीटर भी साइन समझ रहा है, तो आपको वैल्यू सही देगा। लेकिन अगर आपने कोई और सिग्नल दे दिया जो कि साइन नहीं था, ट्राइंगुलर था या स्क्वायर था या कुछ और थी, हाफ हाफ वेव था, तो व्हाट मीटर इज एक्सपेक्टिंग, मीटर इज जस्ट एक्सपेक्टिंग दिस सिग्नल इज साइन वेव, लेकिन वो साइन वेव नहीं है, तो आपको मीटर वैल्यू गलत देगा। तो वहां पर जो मीटर्स काम आते हैं ना, वो काम आते हैं ट्रू आरएमएस मीटर्स। दे जस्ट डोंट एज्यूम दैट द इनपुट सिग्नल इज साइन वेव, दे जस्ट do the actual calculation based on the actual signal. So that's how they just give you the right result, and that is called true RMS meters. So this is it. I am done. मैं इतना थका नहीं हूँ, शायद आप थक गए हो। तो any questions? If there are any, you can just drop me a audio message on WhatsApp, and please watch this video twice. और ये जो पोटेंशियोमीटर वाला जो न्यूमेरिकल है ना, ये मैंने आपको अपलोड कर दिया है, यू जस्ट गो थ्रू इट। और अगर अभी गो थ्रू नहीं करना चाहते तो फिर आपको जब पेपर चल रहा होगा ना, तो फिर आपको यहाँ पे वापस आना पड़ेगा और फिर ढूंढना पड़ेगा, और फिर आप जो है इसको कर रहे होंगे, तो इससे पहले कर लें थोड़ा सा किताब में से। किताब आपके पास मौजूद है, प्लीज़ कोई स्कैन करके दे दें। सो दिस पोटेंशियोमीटर काइंड ऑफ थिंग विल बी जस्ट इन द एग्जाम। एक मैंने जो थोड़े थोड़े आइडियाज़ आते जा रहे हैं मुझे पेपर बनाने के, वो मैं भी दे रहा हूँ, लेकिन जब मैं फाइनल पेपर बनाऊंगा तो फिर मुझे पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होगी। बट डेफिनेटली इट विल बी हैव MCQs, शॉर्ट आंसर्स, एंड द कॉन्सेप्ट्स शॉर्ट आंसर्स में आएंगे, और डेरिवेशंस तो थोड़ी सी होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी। अभी मैंने आपको इसी ब्रिज की करवाई है, इसके पहले कुछ और करवाई थी डेरिवेशंस। हाँ, डेरिवेशन करवाई थी ना मैंने आपको उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर्स के अंदर, वो हो गई, या फिर ये कि कोई और देखेंगे। तो वी विल हैव जस्ट नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह, और जिसके अंदर हम रैप अप कर देंगे पूरे टॉपिक्स को, लास्ट टॉपिक रह गया है, और फिर वी विल हैव योर एग्जाम। विश यू ऑल द बेस्ट। जस्ट डोंट फॉरगेट टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस लेक्चर ऑन व्हाट्सएप। कोई सवाल कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है, तो कोई स्कैन करके दे दे किताब तो बहुत ही अच्छा है। जैसे मिशेल ने किया था, पता नहीं किसने किया था, बहुत अच्छा काम किया था। दे दें, आपको भी फायदा होगा, मुझे भी होगा, और बाकी स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा, कार्य खैर हो जाएगा। तो ये जो चैप्टर्स मैंने किए उसको पूरा पूरा स्कैन करके PDF बना दें सेपरेट चैप्टर्स की। और मुझे वो वाला जो लास्ट 4 चैप्टर थे ना, उसका ज़रा लिंक दोबारा PDF मुझे व्हाट्सएप पे कर दें, तो मैं इसको अपने पास स्टोर कर लेता हूँ। होप दिस वाज गुड, हेल्पफुल। कोई गलती की है मैंने, बहुत तेज़ी से गुजर गया हूँ, बहुत तेज़ समझाया, तो माफ़ कर देना। अल्लाह हाफिज़।